फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जाम होना या कंधे का अकड़ जाना। क्या होता है, जब हमारी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है, जो आप हमारे ह्यूमरस और स्केपुला, तो ये आपके यहाँ पे एक जॉइंट होता है जो हेड ऑफ ह्यूमरस और यहाँ पे ग्रेनाइड कैविटी होती है यहाँ पे, तो ये बनाती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे एक जॉइंट कैप्सूल होते हैं, ये पूरा घिरा होता है, जो हैंड के मूवमेंट, मोबिलिटी और स्टेबिलिटी में मोस्टली इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जब इन्फ्लामेशन होता है ऐसे कंडीशन में, तो यहाँ पे पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है जब इस कैप्सूल में, इसको बोलते हैं एडेसिव कैप्सूलाइटिस बोलते हैं। तो पेन बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट का जो मूवमेंट होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, कुछ लिमिटेड हो जाता है। इसके मोस्टली 3 स्टेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्टेज की बात करते हैं, जिसको हम लोग फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं। इसको होने में 2 to 9 मंथ्स लग जाता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, पहले स्टेज जो होती है फ्रीजिंग में, पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इन नाइट, और स्टिफनेस थोड़ा कम होती है, मतलब हाथ का मूवमेंट कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन पेन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा स्टेज होता है फ्रोजन। इट मीन्स ये 4 से 12 मंथ में के बीच में होता है मोस्टली। इसमें देखते हैं कि पेशेंट को पेन तो कम होता है, लेकिन रिस्ट्रिकेटेड हो जाता है, मतलब स्टिफनेस हो जाता है शोल्डर के अराउंड। तो ये हैंड को मूवमेंट करने में, यहाँ तक कि कंघा करने में, कुछ काम करने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें देख सकते हैं, तो इसमें पेन कम होता है और स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा जो होती है वो थ्रॉबिंग बोलते हैं, जो 6 से 24 मंथ लग जाता है। जब इन्फ्लामेशन धीरे धीरे सही होने लगता है तो रेजुलेशन फेस आता है, तो इसको हम लोग रिकवरी फेज भी बोलते हैं। तो मोस्टली 3 स्टेज होते हैं आपके। फ्रीजिंग, जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और आपकी स्टिफनेस कम होती है। दूसरा होता है फ्रोजन, जिसमें आपका पेन कम होता है, स्टिफनेस ज़्यादा होता है। और तीसरा थ्रॉबिंग होता है, जो रिकवरी फेस होता है। कॉज में डायरेक्ट हम शोल्डर रिलेटेड कॉज देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रोटेटर कफ की पैथोलॉजी। कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है रोटेटर कफ में अपने, तो उसमें इन्फेक्शन की वजह से मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। दूसरा होता है बाइसेप टेंडोनाइटिस, मतलब टेंडन में कोई इन्फ्लामेशन हो जाना, जो हमारे बाइसेप की होती है। तो इसमें भी आपका हैंड का जो रेंज मूवमेंट होता है तो उसमें भी कम हो जाता है, जिससे आपका थिकनेस आ जाता है, उसके वजह से मूवमेंट कम होता है। तीसरा जो होता है, आपके कुछ ट्रॉमा हो सकते हैं, कुछ फ्रैक्चर हो सकता है। आपके शोल्डर जॉइंट का कोई फ्रैक्चर हो जाए, या आपके ह्यूमरस का हो जाए, या क्लेविकल का हो जाए, तो लिगामेंट हमको जो होती है सब चीज़ें बांध के रखती है, हर चीज़ को जो भी होती है। तो ऐसे कंडीशन में चीज़ें मिल सकती हैं आपके फ्रोजन शोल्डर। तीसरी होती है आपके शोल्डर सर्जरी, जो डायरेक्ट होते हैं, कोई नर्व का कंप्रेशन हो गया, ऐसे कंडीशन में मिल सकता है। और दूसरा जो हम बात करते हैं इसमें होता है नॉन शोल्डर रिलेटेड काज, मतलब शोल्डर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके फ्रोजन शोल्डर का ये कॉज बन सकता है। तो सबसे उसमें पहला क्या होता है, तो आपके सर्वाइकल डिस्क का इशू, जो आपके सर्वाइकल जितने नर्व निकलते हैं उसके जो डिस्क होते हैं, कोई कंप्रेशन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मिलता है कौन सा, नॉन शोल्डर रिलेटेड कॉज, आपका फ्रोजन सिंड्रोम। दूसरा जो होता है उसमें स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक के कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट के पैरालाइज किसी भी आर्म का हो जाता है, या लेफ्ट का या राइट का, तो इसमें मूवमेंट पेशेंट अपने हाथ का कर नहीं पाता है। तो प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी के कारण जो अपना हाथ का मूवमेंट नहीं कर पाता है, तो बहुत लंबे टाइम तक पड़े होने की वजह से यहाँ पे आपके इसमें थिकनेस आ सकती है, अकड़ आ सकती है, जिसमें ये फ्रोजन शोल्डर का कॉज बन सकता है। हम कुछ सिस्टमिक बात करते हैं, मतलब मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन। तो उसमें सबसे पहले होता है डायबिटिक मोस्ट कॉमन काज होता है फ्रोजन सिंड्रोम में। सबसे ज़्यादा डायबिटिक के केस में ये चीज़ें देखी जाती हैं। और उसमें दूसरा क्या होता है, थायराइड का। थायराइड में हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि दोनों मेटाबॉलिक कंडीशन में ज़्यादा एक्टिव होती है, कोई कम एक्टिव होता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। और सबसे लास्ट देखेंगे हम लोग पार्किंसन डिसीज। पार्किंसन डिसीज में मोस्टली अब सफलिंग गेट मिलता है, अपने एक ही पोस्चर में पेशेंट रहता है, जिसके इमोबिलिटी के कारण, जिसमें इसके रिलेटेड कॉज बन सकता है पार्किंसन भी। आइए, जैसे कि कॉज कुछ भी हो सकता है। जब इन्फ्लामेशन होता है कैप्सूल में, ये आपके कैप्सूल देख सकते हैं, ये आपका ह्यूमरस है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस, ये स्केपुला हो गया आपका। तो इन्फ्लामेशन की वजह से आपके कैप्सूल में फाइब्रोसिस मिलती है। जब फाइब्रोसिस के वजह से वहाँ पे थिकनेस हो जाती है,
वजह से कहाँ पे कैप्सूल में थिकनेस होगा, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो आपके रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, कुछ लिमिटेड होगा, थिकनेस हो जाएगा, वहाँ पे टाइटनिंग हो जाएगी, जिसके वजह से पेशेंट अपना हैंड का कोई मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम लोग, अगर हम बात साइन और सिम्टम की करें तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को धीरे धीरे शोल्डर में पेन होता है इनिशियल स्टेज में, और ये पेन मोस्टली कब होता है, ये पेन मोस्टली नाइट में होता है। और तीसरी बात कर लें तो ये प्रोग्रेसिव धीरे धीरे स्टिफनेस होने लगता है पेशेंट को। पेशेंट का कंप्लेन होता है कि सर हमको धीरे धीरे काम करने में दिक्कत हो रहा है, हाथ उठाने में दिक्कत हो रहा है, कोई आपके कम कंघा करने में उनको दिक्कत हो रहा है, ड्रेस चेंज करने में दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में धीरे धीरे पेशेंट क्या फील करेगा, वो अपना खुद का मतलब यहाँ तक कि हेयर और ड्रेसेस चेंज नहीं कर पा रहा है, और यहाँ तक कि पेशेंट का पेन इतना बढ़ जाता है और स्टिफनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने हाथ से बैक बिहाइंड मतलब हाथ अपने पीठ की तरफ नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है। जब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में देखे थे कि फाइब्रोसिस की वजह से इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ फाइब्रोसिस होती है, और पेशेंट का जो हैंड का मूवमेंट होता है वो रेंज कुछ लिमिटेड हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में हम और देखते हैं एक्टिव और पैसिव दोनों ये चीज़ें काम नहीं कर पाती, खुद से तो नहीं कर सकता है अपना हाथ का मूवमेंट, और दूसरे जब लास्ट स्टेज आता है तो पैसिव मूवमेंट, जब हम उनके हाथ ऐसे करते हैं तो वो भी आपका कुछ रेंज जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है ऐसे कंडीशन में। तो ये इनके साइन और सिम्टम होते हैं जो आपके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आउटकम के, उसके रिस्क फैक्टर जो भी होंगे, और उसके हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, और कुछ इनिशियल स्टेज में कैसे हम लोग फिजियोथेरेपी करते हैं, इसके एक्सरसाइज कैसे होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप भी प्रेफर कर सकते हैं।